Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan with a new topic that is polynucleotides. हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे थे, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स और डाइन्यूक्लियोटाइड्स हो गए थे. अभी बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. पॉली मीन्स मैनी, मीन्स मोर देन टू, और न्यूक्लियोटाइड्स स्पेशल न्यूक्लियोटाइड यूनिट की बात हो रही है, न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स. So these may be defined as the molecules formed of many nucleotide units. वो मालिक्यूल जो मैनी न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स के बने होते हैं उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं. दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. एंड दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड के ये तीसरा और आखिरी टाइप जो है उसमें आता है. हमारे पास इसके बेस्ट एग्जांपल्स जो हैं, दैट इज़ वन इज़ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, and the other one that is RNA. RNA means ribonucleic acid, ribonucleic acids. तो ये दो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के. डीएनए में भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होते हैं, आरएनए में भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होते हैं. तो एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं. इसमें पहले लेते हैं डीएनए, द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. As far as the DNA is concerned, now we are going to talk about the DNA, the deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acids. DNA या deoxyribonucleic acids, DNA are the deoxyribonucleic acids are the special kind of polynucleotides in which the deoxyribose sugars have been used. ठीक है, हम जब भी इसकी बात करते हैं तो ये वो किस्म के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसमें चंद ख़ास किस्म के प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेस पे हम डीएनए को आरएनए से सेपरेट करते हैं. सबसे पहली बात यह है कि डीएनए जो है, डीएनए में जो पेंटोज शुगर यूनिट यूज़ होगा वो डीऑक्सीराइबोज होगा. लिहाजा जो न्यूक्लियोटाइड होगा, सो दैट इज़ कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. डीएनए is a polynucleotide which is made of special nucleotide units called as deoxyribonucleotides. यानी ये deoxyribonucleotides से बने होते हैं. पहली बात. दूसरी बात ये है कि ये deoxyribonucleotide इसी वजह से है कि इसमें जो पेंटोज शुगर है, the pentose sugar inside them, that is basically in the form of deoxyribose. ये deoxyribose की शक्ल में होता है. यानी मतलब कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं होता, दोनों हाइड्रोजन है. ये देखें ना, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5. तो ये कार्बन नंबर 2 पे जो है दोनों हाइड्रोजन है. ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है. तो पेंटोज शुगर इसमें डीऑक्सीराइबोज है. और एक और जो है स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इसमें एडेनिन होता है नाइट्रोजनस बेसिस में, गुआनिन होता है साइटोसिन, एंड थायामीन होता है. देयर इज़ नो यूरेसिल. इसमें ये चार होते हैं. डीएनए और आरएनए दोनों में चार किस्म के नाइट्रोजनस बेसिस यूज़ होते हैं. तो इसमें जो 4 किस्म के नाइट्रोजनस बेसिस है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन है. आरएनए में इन तीनों के साथ थायामीन की जगह यूरेसिल होगा. ठीक है, इसमें यूरेसिल नहीं होता. ठीक है, आप यहाँ ये भी नोट कर सकते हैं, इट डज नॉट कंटेन यूरेसिल. यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस जो है वो इसमें मौजूद नहीं होता. तो ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेस पे हम आरएनए को डीएनए से अलग कर देते हैं. ये प्रॉपर्टीज़ होंगे तो ये डीएनए होगा, आरएनए नहीं होगा. लिहाजा हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डीएनए को
it is a polynucleotide or polymer of nucleotides which contains these properties, means containing deoxyribonucleotides, deoxyribose, adenine, guanine, cytosine and thymine. No uracil is there. So such kind of polynucleotides are called as deoxyribonucleic acids. बेसिकली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, आगे टॉपिक्स आएंगे भी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, इट इज़ अ हेरिडिटी मटीरियल, ये एक हेरिडिटरी मटीरियल है, यानी इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। मतलब क्या हुआ हेरिडिटरी मटीरियल का, कि इट ट्रांसफर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन from parents to the offsprings, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में करेक्टर्स, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र करना, मतलब बच्चे सारे माँ बाप पे गए होते हैं, क्यों, वो करेक्टर्स माँ बाप से आए होते हैं। तो ये करेक्टर्स माँ बाप से कैसे आते हैं, थ्रू दिस जेनेटिक मटीरियल, थ्रू दिस हेरिडिटी मटीरियल, दैट इज़ डीएनए। डीएनए जो है ये एज ए जेनेटिक मटीरियल रोल या हेरिडिटी मटीरियल का के तौर पे रोल प्ले करता है और इंफॉर्मेशंस को, करेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करता है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि इट इज़, जिस तरह हमने कहा ना जेनेटिक हेरिडिटी मटीरियल, इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो नेम्ड एज जेनेटिक मटीरियल। ये बेसिकली द जेनेटिक मटीरियल है, यानी इट मे बी नेम्ड एज जीन। बेसिकली जो जीन की हम बात करते हैं ना कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, तो वो जीन बेसिकली इस डीएनए का बना होता है। डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट जीन कहलाता है। जीन में भी डिफाइंड एज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अच्छा, ये जनरल डीएनए के बारे में बात हो गई, अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो डीएनए के बारे में कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए, चंद एक इसमें जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डीएनए और आरएनए में एक बात ये भी है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल हेलिकल होता है। तो बेसिकली इस तरह है कि सबसे पहले 1951 में अरविंद चरगॉफ ने एक स्पेशल काइंड ऑफ जो है एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन शो किया था इन 1951 में चरगॉफ ने स्टडी किया था डीएनए को, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द डीएनए कंटेन्स इन इक्वल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायमीन, सिमिलरली साइटोसिन एंड ग्वानिन। अगर आप देख लें तो एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं और साइटोसिन और थायमीन जो है इसमें पायरामाइडिन्स है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान या अगर हम कहें तो प्यूरिन्स, ये अगर हम इधर एडेनिन ग्वानिन करें, ग्वानिन एंड साइटोसिन, तो एडेनिन और ग्वानिन क्या है, दीज आर प्यूरिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स और पायरामाइडिन्स जो हैं, प्यूरिन्स एंड पायरामाइडिन्स, इनके दरमियान क्या है कि इक्वल रेशो पाया जाता है कि डीएनए में जितने प्यूरिन्स हैं एडेनिन ग्वानिन, तो इतने थायमीन और साइटोसिन यानी पायरामाइडिन्स होंगे। तो ये चरगॉफ ने कंक्लूड किया कि देयर इज़ एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स एज कंपेयर टू द पायरामाइडिन्स, यानी 1:1 रेशो जो है 1:1 वो दोनों के दरमियान पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि डीएनए अकॉर्डिंग टू चरगॉफ रूल, DNA contains an equal amount of purines, adenine, guanine and pyrimidines, that is thymine and cytosine। तो ये चरगॉफ ने डिस्कस किया था और ये कंक्लूजन जो है इसको नाम दिया गया, दिस कंक्लूजन वाज नेम्ड एज चरगॉफ रूल। इसको चरगॉफ रूल का नाम दिया गया, चरगॉफ्स रूल्स। अच्छा, अब यहाँ पे चरगॉफ्स के बाद इस तरह था कि फ्रैंकलिन और वाल्कन्स ने इन्हीं दिनों में, दोज डेज, वाल्कन्स एंड फ्रैंकलिन आल्सो proposed some special kind of experiments, performed some experiments. Rosalind Walton
and Franklin, they gave the X-ray diffraction analysis of DNA. X-ray diffraction analysis of DNA. ये वाल्कन्स एंड फ्रैंकलिन ने शो किया था। वाल्कन्स और फ्रैंकलिन ने इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस किया था। एक्सरे के ज़रिए डीएनए का एनालिसिस किया और उसके रिज़ल्ट में इन्होंने फिर सजेस्ट किया कि बेसिकली डीएनए क्या है अकॉर्डिंग टू देम। एक तो ये बात क्लियर हो गई चरगाव से, साथ में अकॉर्डिंग टू हिम द डीएनए इज़ अ डुप्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि डीएनए दो स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल है और वो इस तरह हेलिकली कॉइल्ड होता है। दोनों हेलिकली कॉइल्ड होते हैं, बोथ आर हेलिकली कॉइल्ड। सो अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डुप्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है। और फिर साथ साथ जो है इस डीएनए का जो वेट है वो पेश किया गया। द वेट ऑफ द डीएनए वाज गिवन टू बी इक्वल टू 2 नैनोमीटर। इसका वेट जो है वो 2 नैनोमीटर के बराबर होता है और ये इस तरह हेलिकली स्ट्रक्चर होता है, इस तरह टर्न्स काता है, टर्न्स हेलिकली टर्न्स काते हुए जाता है। तो ये जो टर्न्स काता है यहाँ पे एक टर्न और दूसरे टर्न के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है। और इसी तरह जो है फिर आखिर में दो और साइंटिस्ट है वाटसन एंड क्रेक। वाटसन और क्रेक जो है इन्होंने फिर एक फिज़िकल मॉडल शो किया 1953 में। 1953 में वो फिज़िकल मॉडल बनाने में जो है वो वाटसन, एक है वाटसन और दूसरा है क्रेक। वाटसन एंड क्रेक ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1953 में फिर एक मॉडल पेश किया, एक फिज़िकल मॉडल इन्होंने बनाया जिसको नाम दिया गया वाटसन एंड क्रेक मॉडल, जिस पे उनको फिर नोबेल प्राइज़ दिया गया। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रेक मॉडल पूरा डीएनए जो है वो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पूरा डीएनए जो है वो इस तरह डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह लाइक दिस। इट इज़ अ हेलिकल स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है। और इसमें क्या है कि इट इज़ अ अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें जो है हर एक टर्न जो है क्या है दैट इज़ इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर लेंथ। ठीक है। हर एक टर्न 3.4 नैनोमीटर के बराबर होता है। और आगे ये क्या है कि ये आगे इस तरह यूनिट्स के बने होते हैं। एक यूनिट और दूसरे यूनिट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है फिर ये 0.34 नैनोमीटर के बराबर होता है। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रेक मॉडल ये भी बात है कि ईच टर्न दिस लेंथ ऑफ 3.4 नैनोमीटर, जिसमें एक पूरा टर्न आ जाता है, एक पूरा टर्न आ जाता है। इस एक पूरा ये एक पूरा टर्न जो है या 3.4 नैनोमीटर लेंथ जो है डीएनए का, ये अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड्स या बेस यूनिट्स का बना होता है। इसमें हर एक न्यूक्लियोटाइड के साथ बेसिस होते हैं, यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो इस तरह 10 न्यूक्लियोटाइड्स या बेस यूनिट्स जो है इकट्ठे होकर एक टर्न बनाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें वाटसन एंड क्रेक मॉडल के मुताबिक जो है फिर सामने आ जाती हैं। और अभी जो है इसी वाटसन एंड क्रेक मॉडल को वाटसन एंड क्रेक मॉडल को सामने रख के हम इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए।
तो याद रहे स्ट्रक्चरली डीएनए क्या चीज़ है? डीएनए स्ट्रक्चरली एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक दिस, इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि एक स्ट्रैंड अगर हम लें तो ये इस तरह के यूनिट से बना हुआ होता है। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये भी इस तरह यूनिट से बना हुआ है। एक यूनिट जो है, दैट यूनिट इज अ न्यूक्लियोटाइड यूनिट एंड स्पेसिफिकली इट इज नेम्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अगर हम ड्रा करेंगे तो ये इस तरह एक पेंटोज शुगर इसमें होता है। इस पेंटोज शुगर में याद रहे कि अगर हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 5 फॉर इसका, दिस इज हेयर यू कैन लुक, दिस इज 1 2 कार्बन नंबर 3 4 एंड 5। ये जो कार्बन नंबर 2 है इस पे दोनों हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन इसमें कम होगा, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसके साथ इधर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा लाइक दिस, और साथ में यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस होगा, से एडेनिन है। तो ये एक पूरा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। ये एक राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे, पांचवें और इसी तरह आपस में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से अटैच होंगे और एक लंबा चेन बनेगा। फिर इस तरह दूसरा चेन बनेगा और दोनों हेलिकली कॉइल्ड होंगे। अब देखते हैं कि ये आपस में कैसे अटैच होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने कुछ चंद एक न्यूक्लियोटाइड्स लिए हैं दोनों साइड्स पे। ये एक स्ट्रैंड बनाएगा और इससे दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अगर इसमें आप देख लें तो यहाँ पे जो है इस न्यूक्लियोटाइड के साथ ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, हर एक में इस तरह 5-5 कार्बन हैं। लेकिन कार्बन नंबर 2 पे हर एक में हाइड्रोजन्स हैं, यानी ऑक्सीजन इसमें नहीं है, यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर्स हैं ये। इस डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 पे आप अटैच कर लें एडेनिन से, फॉर एग्जांपल इधर एडेनिन अटैच कर लिया, और कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पे अटैच होगा एक फास्फेट ग्रुप इस तरह। तो इसी तरह हर एक पे इस तरह होगा, इस पे जिस तरह अटैच है यहाँ पे भी अटैच होगा। इधर से फॉर एग्जांपल ग्वानिन अटैच करें, इधर साइटोसिन अटैच करें, यहाँ थायमीन अटैच करें फॉर एग्जांपल, और हर एक के साथ अपना अपना फास्फेट ग्रुप है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और एंड सो ऑन, इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ये आपस में कैसे अटैच होते हैं? याद रहे पिछली वीडियोस में हमने कहा था कि ये फास्फेट ग्रुप जब कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है तो यहाँ से वाटर निकलता है और ईस्टर बॉन्ड बनता है। ये ईस्टर बॉन्ड के जरिए इसके साथ अटैच है। इसी तरह जब ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ अटैच होता है तो अगर आप देख लें इस फास्फेट के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ हाइड्रोक्सिल है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ भी उसी तरह ईस्टर बॉन्ड बनेगा, ये वाटर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाता है एंड एज ए रिजल्ट ये जो ऑक्सीजन है ये इस फास्फेट के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसी तरीके से हर पॉइंट पे ये फास्फेट इस ऑक्सीजन के जरिए अटैच हो जाता है और इन दिस वे अनदर ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म। एक ईस्टर बॉन्ड इस फास्फेट ने इस न्यूक्लियोटाइड के साथ बनाया है और जब ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है तो यही फास्फेट दूसरा इसके कार्बन नंबर 3 के साथ बनाता है। याद रहे दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो फास्फेट ग्रुप है वो इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 के साथ ईस्टर बॉन्ड बना चुका है और इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ ईस्टर बॉन्ड बना चुका है। तो एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 दूसरे के कार्बन नंबर 5 को जो है ना फास्फेट के जरिए अटैच करके इनके दरमियान जो है लिंक बन जाता है और इसी तरह ये सारे आपस में अटैच होकर एक लंबा स्ट्रैंड बन जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम नाम क्या देंगे? यहाँ पे याद रहे दो न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाने के लिए अगर आप देख लें तो एक फास्फेट ग्रुप है और दो ईस्टर बॉन्ड्स हैं, एक ईस्टर बॉन्ड ये है और एक ये है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये या ये दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फास्फो डाई मीन्स 2 डाई ईस्टर बॉन्ड या इसे फास्फो डाई ईस्टर लिंकेज भी कहते हैं। तो कहते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फो डाई ईस्टर लिंकेज के जरिए अटैच हो जाते हैं। तो एक फास्फो डाई ईस्टर लिंकेज ये एक ये एंड सो ऑन, और इस तरीके से एक लंबा चेन लंबा स्ट्रैंड बन जाता है। अच्छा दूसरा स्ट्रैंड उसकी बात करेंगे तो दूसरा स्ट्रैंड हमेशा याद रखें वाटसन एंड क्रेक मॉडल के मुताबिक दोनों स्ट्रैंड्स के बारे में कहा जाता है
कि बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, इसके लिए लफ्ज यूज होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एंटी पैरेलल तब होंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। है तो पैरेलल लेकिन एक का डायरेक्शन फर्ज के ये है तो दूसरे का डायरेक्शन ये होगा, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। तो ये भी एंटी पैरेलल होते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख लें तो इस स्ट्रैंड में अगर हम जाएंगे ना तो आखिर में इस तरफ अगर आप देख लें तो इस तरफ आखिरी न्यूक्लियोटाइड जो है उसका कार्बन नंबर 5 फ्री होगा, यानी उसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं है। और नीचे आओगे तो इस तरफ आखिर में फिर ये कार्बन नंबर 3 फ्री होगा। तो ये जो हम स्ट्रैंड बना रहे हैं ना, ये स्ट्रैंड, ये इसमें अगर आप देख लें तो इस स्ट्रैंड में इस तरफ न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 फ्री होगा, इसको इसी वजह से हम 3' एंड कहते हैं। और इस तरफ जो है अगर आप देख लें तो इसका कार्बन नंबर 5 आखिर में फ्री होगा जिसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो इसको 5' एंड कहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसका डायरेक्शन 3' टू 5' अपवर्ड है, 3' टू 5' जो है इस तरफ, या हम क्या कहते हैं डाउनवर्ड जो है ना 5' टू 3' है। ये अगर आप देख लेना, अगर हम 5' टू 3' तो ये इस तरह डाउनवर्ड है। दूसरी तरफ क्या होगा, इसके सामने जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे बिल्कुल उल्टे होंगे। ये देखें ना, ये हमारे पास एक पेंटोज शुगर है, इधर हमने पेंटोज शुगर उल्टा बनाया है। अब इसमें कार्बन नंबर 1 ये है, ये 2, ये 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये 5 है। तो ये उल्टे हमने अपोजिट बनाए हैं, उल्टे अपसाइड डाउन। तो इसमें अब क्या होगा कि यहाँ भी वही तरीका होगा, ये फास्फेट इसके कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, ये इसका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसके 3 के साथ इधर एक और ईस्टर बॉन्ड बनेगा लाइक दिस, ये बन गया ईस्टर बॉन्ड। और इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी, एंड इन दिस वे यहाँ पे भी जो है न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच है। लेकिन अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमने स्ट्रैंड उल्टा लिया है, इधर सीधा है स्ट्रैंड, इधर स्ट्रैंड उल्टा है। अगर आप यहाँ पे ले लें तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपके साथ आखिर में कार्बन नंबर 5 फ्री होगा, इधर कार्बन नंबर 3 फ्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3' और ये 5' एंड हो गया, ठीक है, ये 3' और ये 5' एंड हो गया। तो इस तरीके से आपके साथ 5' टू 3' अपवर्ड ये हो जाता है, ये डी, या 3' टू 5' ये अपवर्ड है तो 3' टू 5' ये डाउनवर्ड है। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास दो लंबे स्ट्रैंड बन जाते हैं लेकिन अपोजिट है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका इस तरफ है, अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह दो स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं एंटी पैरेलल, एक इस तरफ डायरेक्शन, दूसरे का डायरेक्शन इस तरफ होगा, एंटी पैरेलल है। अच्छा, अब एंटी पैरेलल की बात हो गई, मेन स्ट्रैंड्स के जो बैकबोन्स है वो बन गए। मेन बैकबोन किस चीज़ का बना होता है, पेंटोज शुगर और फास्फेट, अल्टरनेटिवली पेंटोज शुगर और फास्फेट आपस में अटैच होते हैं और एक लंबा स्ट्रैंड बनाते हैं। इस तरह यहाँ पे भी मेन बैकबोन पेंटोज शुगर फास्फेट, पेंटोज शुगर फास्फेट, शुगर और फास्फेट का मेन बैकबोन होता है। दरमियान में इसका एक एग्जाम्पल उसकी तरह सीढ़ी की तरह भी दिया जाता है। ये इसके अपराइट्स हैं, सीढ़ी के जिस तरह लेडर होता है ना, लेडर के अपराइट्स, और इसके दरमियान रंग्स होते हैं। तो ये अपराइट्स ऑफ द लेडर और ये उसके रंग्स हैं। तो ये जो पेंटोज और शुगर और फास्फेट के जो अपराइट्स हैं, लेडर के अपराइट्स जो हैं वो शुगर और फास्फेट के बैकबोन से बने होते हैं। दरमियान में ये जो रंग्स है जिसको हम स्टेप्स कहते हैं, स्टेप्स के ऊपर बंदा चढ़ता है, ये जो स्टेप्स है या रंग्स ऑफ द लेडर ये बने होते हैं इनके दरमियान नाइट्रोजनस बेसिस से। ये देखें ना, कार्बन नंबर 1 पे यहाँ नाइट्रोजनस बेस, यहाँ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन है, तो इस तरफ भी होगा, लेकिन ये स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे याद रख लें, एक तरफ जहाँ पे भी एडेनिन होगा ना तो इसके सामने थायमिन आएगा, और जहाँ पे भी ग्वानिन होगा तो उसके सामने साइटोसिन आएगा। तो ये देखें, अगर इधर हमने एडेनिन अटैच किया है तो यहाँ पे हमें थायमिन अटैच करना चाहिए, यहाँ थायमिन अटैच होगा। ग्वानिन के सामने यहाँ पे साइटोसिन अटैच होगा, साइटोसिन के बिल्कुल सामने यहाँ ग्वानिन अटैच होगा, थायमिन के सामने यहाँ फिर एडेनिन अटैच होगा, एंड सो ऑन। तो एडेनिन के सामने थायमिन और ग्वानिन के सामने साइटोसिन ये अटैच होगा। जिस तरह चेरगाफ रूल के मुताबिक हमने कहा कि एडेनिन के थायमिन के साथ रेशो बराबर आती है और ग्वानिन के साइटोसिन के साथ रेशो बराबर आती है। तो ये बेसिकली इस वजह से कि ये पेयर्स बनाते हैं, AT पेयर्स और GC पेयर्स हो, एडेनिन थायमिन के पेयर्स और ग्वानिन साइटोसिन के पेयर्स हो। अब
ये पूरा एक स्ट्रैंड बन गया और ये एक पूरा अलग स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड्स अब इकट्ठे होंगे ख़ास किस्म के बॉन्ड्स के दरमियान। इनके दरमियान जो है ख़ास किस्म के बॉन्ड्स बनेंगे, वो बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनके दरमियान बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को पिछले उसमें हमने जो है डिस्कस किया हुआ है, वाटर जब उसके प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे हम, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो गई है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, अब ये भी स्पेसिफिक है, एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा हमेशा। तो यहाँ पे जब एडेनिन थायमिन आपस में अटैच होंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो डबल होगा। इस तरह यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह ये एडेनिन और थायमिन है तो फिर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरीके से सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए अटैच हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स आपस में लिंक हो जाते हैं। तो इन दोनों स्ट्रैंड्स में अगर आप देख लें तो लेडर के जो अपराइट्स हैं वो शुगर और फास्फेट के बने हैं, ठीक है, दोनों अपराइट्स, और इनके दरमियान जो स्टेप्स हैं रंग्स वो बेसिस और इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बने होते हैं। तो ये बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस और इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो इसके रंग्स बनाते हैं, यानी स्टेप्स ऑफ द लेडर वो बनाते हैं। और इस तरीके से एक पूरा लंबा लेडर बन जाता है जिसमें दो स्ट्रैंड्स बनते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि एक का डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरा का डायरेक्शन इस तरफ होगा, एक का डाउनवर्ड होगा तो दूसरे का अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रैंड्स उसमें फ़र्क होता है, बाकी बिल्कुल पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ। और इस तरह आपके पास एक लंबा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है, एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है। ये स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया। अब आखिरी स्टेप रहता है, आखिरी स्टेप में क्या होता है, ये दो जो स्ट्रैंड्स हैं ये मेन एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह हेलिकली कॉइल्ड हो जाते हैं। जब हेलिकली कॉइल्ड होते हैं, हेलिकली जब कॉइल्ड होते हैं तो ये इस तरह एक डबल स्ट्रैंडेड जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं लाइक दिस, एंड अ हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। इसके दरमियान ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स है एडेनिन थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन के दरमियान। और इस तरह एक हेलिकली कॉइल्ड डुप्लेक्स डबल हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है डीएनए का, ठीक है, वो बन जाता है और इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो वाटसन एंड कर्क मॉडल इसको इस तरह एक्सप्लेन करता है कि इनके न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के जरिए अटैच होंगे दोनों साइड पे, बस सिर्फ ये है कि इनके डायरेक्शन चेंज होंगे, बाकी पैरेलल होंगे। और इनके जो बेसिस है वो एडेनिन थायमिन के सामने आएगा, ग्वानिन साइटोसिन के सामने, और एडेनिन थायमिन पेयर के दरमियान डबल, ग्वानिन साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा और ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में इस तरह अटैच हो जाते हैं और रिजल्ट में फिर लास्ट में ये मेन एक्सिस के इर्द गिर्द हेलिकली कॉइल्ड हो जाते हैं एंड अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड इन दैट वे। इसी तरीके से एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का जो है वो बन जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द होल स्टोरी ऑफ डीएनए, उसका जो हिस्ट्री है उसकी वो भी डिस्कस हो गई और स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस हो गया। दिस इज़ अबाउट दैट। फिर बाकी जो है वही इसके ये जो टर्म्स है, अब यहाँ से यहाँ तक एक टर्म ये 3.4 नैनोमीटर के बराबर होगा, ये इसका वेट 2 नैनोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो बेसिस हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये दो बेसिस के दरमियान ये डिस्टेंस ये 0.34 नैनोमीटर के बराबर होगा। वीडियो के स्टार्ट में हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो दिस इज़ अबाउट द होल स्टोरी ऑफ डीएनए। इफ़ यू पीपल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।